नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि काफ़ी लोगों को ये लेसन्स जो है पसंद आ रहे हैं। ये सेशंस जो आप लोगों के साथ इंग्लिश के लिए और सीजीएल पर्टिकुलरली उसके लिए जो सेशंस किए जा रहे हैं, ये कुछ लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। ये जान के खुशी मिलती है और होना भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का फ़ायदा हो रहा है और इस फ़ायदे से हम लोग एक तरह से मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छा और बेहतर करें। तो इस कड़ी में जो क्लासेस चल रही हैं, उस कड़ी में एक और क्लास जुड़ती हुई और उसको बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, तो प्लीज़ आप पिछले वीडियोस देखिए, क्योंकि आप उससे कॉन्टेक्स्ट मिलेगा आपको कि ये बताया क्या जा रहा है। यहाँ पे ना रूल्स डिस्कस किए जा रहे हैं कि आपको कोई ऐसा रूल बताया जाएगा, मतलब बेसिक जो पढ़ाई होती है वैसा कुछ नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ जो है आपको लॉजिक्स, अब जैसे आप देख पा रहे होंगे, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सेशन। पहला क्या, लॉजिक, स्मार्ट गेसिंग टेक्निक्स, सम ग्रामर रूल्स। और ग्रामर रूल्स यहाँ क्यों लिखा है, सम ग्रामर रूल्स, क्योंकि बेसिक वाले जो ग्रामर रूल्स हैं उनको डिस्कस करके हम लोग लॉजिक और स्मार्ट गेसिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और उस फोकस करने में हम लोग ये सिर्फ नहीं कहते कि अच्छा कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ है, उसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे समझेंगे, लेकिन बस इतना स्टार्टिंग में इतना समझ लेते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। तो आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे, और जो पहले देख रहे हैं वो तो जानते हैं क्या होने वाला है, लेकिन जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पीछे जाके आप उन वीडियोस को भी देखें, ताकि आपको एक कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि यहाँ बताया क्या जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम और हमारे मेरे बारे में कुछ जानकारी, मेरे बारे में, हालांकि ज़रूरत नहीं उस जानकारी की आपको कम से कम, लेकिन होनी चाहिए कि आपको पढ़ा कौन रहा है, कौन बता रहा है क्या, ये इम्पॉर्टेंट है। कौन है जो आपको सिखा रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, तो ये जानना ज़रूरी होता है। तो चलिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, लिबर्टी। लिबर्टी का एंटोनिम पूछ रहा है, तो लिबर्टी का एंटोनिम पूछने में, लिबर्टी तो मान लो एक कॉमन सा वर्ड है, यूज़ होने वाला। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिबर्टी का काफ़ी अच्छा वेटेज है, क्योंकि ये स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, कौन सी स्वतंत्रता है? तो ये लिबर्टी जो है स्वतंत्रता के सेंस में यूज़ होता है। तो इंडिपेंडेंस होगा क्या, लेकिन यहाँ पे क्या है, एंटोनिम पूछा है, इंडिपेंडेंस तो होगा ही। ठीक है, अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो डिलीवरेंस हो सकता है क्या, मे भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये सिनोनिम है। पहला तो ख़त्म हो गया। ठीक है, और उसके बाद कन्वीनियंस, कन्वीनियंस तो सुना ही होगा ना। कन्वीनियंस जो है वो आप अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है, सुविधा अनुसार जो है वो कन्वीनियंस बोला जाता है। और डिपेंडेंस, डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस का उल्टा होता है, तो यही जो है वो सही हो जाएगा। जैसे सिनोनिम है, मान लीजिए आपको ये पता चल गया लिबर्टी का इंडिपेंडेंस, तो इसका उल्टा जो होगा वो डिपेंडेंस है। तो डिपेंडेंस ही आप इसको, डिपेंडेंस ही आप इसको सही मानेंगे, तो ईजी हो गया ना। और मैंने आपको पहले काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया कि इसमें से आप कैसे निकालेंगे, लेकिन डिलीवरेंस का क्या मतलब होना चाहिए। मान लीजिए थोड़ा और डिफिकल्ट होता क्वेश्चन, तो आप कैसे करते फिर? डिफ़िकल्टी लेवल अगर बढ़ जाए क्वेश्चन का, तो क्या करना चाहिए? अगर डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है, तो आपने मान लीजिए ये इंडिपेंडेंस था, ठीक है? और ये डिपेंडेंस ना होता, इसकी जगह कुछ और होता जो इससे मैच कर रहा होता, तो कैसे निकालते? तो वहाँ पे क्या है, हम कंपेयर करते हैं कि 2 वर्ड्स हैं। जैसे आप पहला लेक्चर अगर देखेंगे, पहला नहीं 2 लेक्चर पहले का, इससे जो 2 पहले पढ़े हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जब वो आप देखेंगे, तो उसमें ऑप्शंस की हेल्प से, अब वो ऑप्शंस याद नहीं है कि उसको फिर से डिस्कस किया जाए, लेकिन आप यहाँ से कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे इंडिपेंडेंस का डिपेंडेंस हो गया, और इसका कोई सिनोनिम, मान लीजिए इसकी जगह कुछ और लिखा होता और इसका ये भी सिनोनिम होता, तो ये दो गलत होते, दोनों ही गलत हो, भले ही इसका मीनिंग आपको नहीं पता होता। ठीक, सेम सेंस। और ये मैंने बार बार बताया है कि एंटोनिम सिनोनिम जो आते हैं, ये दूर की मीनिंग भी होती है, तो उसको कैच करते हैं, बस एक डायरेक्शन होती है, ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होती, ये पूर्ण पर्याय नहीं होते हैं।
ठीक है। जो पर्यायवाची हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं उसमें पूर्ण पर्याय, अर्ध पर्याय और ये चीज़ें होती हैं, तो उससे पूर्ण पर्याय नहीं होता इसमें। इंग्लिश में तो और ज़्यादा नहीं होता, हिंदी में तो कुछ हो भी सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन। जैसे आपने कोई काम स्टार्ट किया, स्क्वायर वन का क्या मतलब होता है मैथ्स में? अगर आप स्क्वायर वन का क्या होता है, वन ही तो होता है ना। स्क्वायर का आप क्यूब कर दें, तो ऐसी कोई इडियम मिल जाए कि, तो इसका मीनिंग बेसिक यही है कि आप जो है जहाँ से स्टार्ट करे थे फिर वहीं पहुँच गए, इसका फिर स्क्वायर करेंगे तो फिर से वन पे पहुँच जाएंगे। कितने भी बार करते जाइए आप इसको, आप वन पे ही पहुँचेंगे। तो कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, यहाँ से भी आप इसकी मीनिंग निकाल सकते हैं। लेकिन हमें मीनिंग पूछा है, मान लीजिए कुछ और कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कुछ और दे देता है, ये तो मान लो ड्रॉ स्क्वायर, मूव अहेड, ये सब तो ऐसे ही गलत लगते हैं अपने आप को। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट ऑप्शन दिया होता, तो आप वहाँ से इसको कंपेयर करते कि ये कितना सही बता रहा है, मतलब इसकी मीनिंग क्या निकल रही है ओरिजिनल वाले से, मतलब इससे क्या, इसके सेंस जो निकल रहा उससे कौन सा ज़्यादा मैच कर रहा। तो वहाँ पे आप मान लीजिए दो में कन्फ्यूज़ है तो किसी में लगा दीजिए, लेकिन पेपर ज़रूर अटेम्प्ट करिए। टू फाइट ऑन द बैटल फील्ड फॉर द सेक ऑफ, अब इसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है आपको। तो कई सारे वर्ड हैं, उनका एक वर्ड अगर कोई मिल जाए उसको बताना है। टू फाइट ऑन द बैटल फील्ड फॉर द सेक ऑफ वन कंट्री नीड्स अ ग्रेट स्ट्रांगनेस। अब पढ़ने में ही अजीब लगने लगा, ग्रेट स्ट्रांगनेस का क्या मतलब होता है? ग्रेट स्ट्रांगनेस का मतलब कुछ नहीं होता है, ग्रेट स्ट्रेंथ हो सकता था। वर्ड टू सब्सटीट्यूट लाइन वर्ड ऑफ गिवन, और ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन नहीं है। यहाँ पे क्या है कि नीड्स अ ग्रेट स्ट्रांगनेस को, नीड्स अ ग्रेट स्ट्रांगनेस, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि इसको सब्सटीट्यूट करना है किसी और इनसे, मतलब। और मैंने आपको बताया था जो नो इम्प्रूवमेंट होता है ये अक्सर जो है ये गलत होता है, बहुत रेयर चांस है कि ये जो है सही होगा। तो द ग्रेटेस्ट स्ट्रांगनेस, फिर से वही चीज़ स्ट्रांगनेस लिखी, तो जब ये गलत है तो ये भी गलत होगा। ग्रेटेस्ट स्ट्रांगनेस कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट, ग्रेट करेज। अब देखिए इसमें ये पहले गलत मान लिया मैंने, ये गलत दोबारा से हो गया क्योंकि इसमें स्ट्रांगनेस फिर से लिखा है। लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ इसलिए गलत है क्योंकि लॉट्स जो होता है ना, लॉट्स, अब यहाँ पे आपको ये जानकारी चाहिए कि लॉट होता है, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ होता है। कहीं पे आप जब कोई सेंटेंस देखते हैं तो वहाँ पे लॉट्स अगर लिखा तो गलत होता है, क्योंकि लॉट्स, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि लॉट ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ पीपल नहीं होता है, लॉट ऑफ पीपल होता है, लॉट्स ऑफ नहीं, तो लॉट्स जो है गलत होता है। यहाँ ये ध्यान देने, क्योंकि ये कॉमन है। ये मान लीजिए यहाँ पे पूछा गया, हो सकता है उठा के यहाँ पे कहीं पे रख दे, लॉट्स यहाँ कुछ कर दे ऐसे, तो इस पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो होती है इसको, इसमें सिंगुलर प्लूरल होता है, इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। ये बात बेसिक जानकारी है, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया है, ग्रेट करेज मिल गया। यहाँ पे अब रख के देखिए, नीड्स अ ग्रेट करेज, सही बैठ रहा, सही मीनिंग भी निकल रही है इसकी सेंटेंस की। टू फाइट ऑन द बैटल फील्ड फॉर सेक ऑफ वंस कंट्री नीड्स ग्रेट करेज। हमें बहुत साहस की ज़रूरत होती है बैटल फील्ड पे जाने के लिए, ठीक है। आई होप कि अंडरस्टैंड कर गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वॉज रिटन बाय माया। क्या बनाना है इसका, करेक्ट एक्टिव फॉर्म, करेक्ट एक्टिव फॉर्म बनाना है हमें। एक्टिव फॉर्म में बनाने के लिए मैं आपसे, देखो जब भी पैसिव का एक्टिव बनाना हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपको रूल्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, मैं ये करता हूँ कि ये जो सेंटेंस लिखा ना, इसका इसका जो है मतलब ये जो बनेगा, मान लीजिए यहाँ पे जो लिखा है इन चार ऑप्शंस में, इसका जो सेंटेंस का जो पैसिव वाइज बनेगा, मैं एक्टिव वाइज को ढूंढता हूँ, ठीक है। मतलब ये जो इसका है यहाँ पे मैं इसका, ये पैसिव लिखा है, एक्टिव बताने कह रहा, तो मैं यहाँ एक्टिव वाइज ढूंढूंगा, फिर देखूंगा कि ये किसका हो सकता है। उल्टा
करने की कि द ब्यूटीफुल को आप कहीं उधर करें, फिर माया को आप इधर ले जाएँ, फिर वॉज को फिर कहीं और चेंज करें, रिटर्न का कोई और फॉर्म लगाएँ। इससे अच्छा कि आप यहाँ पे ढूँढें, यहाँ पे ढूँढें। तो चलिए ढूँढते हैं कि कौन-सा सही हो सकता है, कौन-सा गलत हो सकता है। अभी रूल्स कुछ कुछ डिस्कस नहीं हुए। पहली जगह, तो पहली जगह आप देखते हैं पहले ऑप्शन में, माया इज़ राइटिंग दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, इसमें टेंस जो है नहीं चेंज होते। प्रेज़ेंट में बात हो रही है तो प्रेज़ेंट में ही उसका पैसिव होगा, ठीक है? बस वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की उल्टा-सीधी हो जाती है। रूल्स आप पढ़ लीजिए। मुझे अगर दिन बचते हैं कुछ ऐसे होता है, तो मैं आपको वो भी शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने की कोशिश करूँगा रूल्स, ठीक है? लेकिन अभी पेपर सॉल्व, और यही ज़रूरी है। पेपर सॉल्व करना, जितना आप पेपर सॉल्व करेंगे उतना आपकी प्रोफिशिएंसी होती जाएगी, एफिशिएंट होते जाएँगे आप। टाइम मैनेजमेंट, 60 मिनट मिलते हैं, 60 मिनट में आप जो है कितने क्वेश्चन कर रहे होंगे? 100 क्वेश्चन कर रहे होंगे। 100 क्वेश्चन 60 मिनट में बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें मैथ, रीज़निंग भी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए फिर से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे जब वाज़ है, तो यहाँ पे इज़ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। माया राइट्स, फिर वही चीज़, प्रेज़ेंट में ये भी प्रेज़ेंट, ये भी प्रेज़ेंट, ये भी चला गया। माया वाज़ राइटिंग दिस ब्यूटीफुल स्टोरी, ये सही हो सकता है। माया रोड दिस ब्यूटीफुल स्टोरी, ये भी सही हो सकता है क्योंकि दोनों पास्ट में हैं। अब हमें दोनों में एलिमिनेट करना है। क्या एलिमिनेट कर सकते हैं? ब्यूटीफुल स्टोरी वॉज रिटन बाय माया। अब ये जब वॉज मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात होती है, तो वॉज जो है वो वॉज में ही नहीं रहेगा, मतलब सेम में नहीं रहेगा, इतना तो हमें पता है ना। सेम मतलब जैसे ही जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये बदल जाती हैं, तो किस में क्या बदलती हैं ये मान लीजिए आपको नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वॉज जो है, क्योंकि ये प्रैक्टिस मैंने पहले भी करवाया है, तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि वॉज जो है वॉज में ही नहीं रहेगा, हो सकता है किसी और चीज़ में बदलता होगा। तो आप क्या करेंगे? माया रोट दिस ब्यूटीफुल स्टोरी, ये उसका हो गया क्या? ये पैसिव था, ये एक्टिव हो गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें जो है आप ये देख सकते हैं, मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि आप जो है जो सबसे ईज़ी लगता हो उस पे जाइए। जैसे मुझे ट्रुथफुल सबसे ईज़ी लगता है, तो ये रॉन्ग तो नहीं, क्योंकि मैं इसको लिख के देख लूँगा। क्योंकि जब आप गलत लिखा देखते हैं तो आपको लगता है यही सही है। तो आप क्या करिए, बिना कि स्पेलिंग को देखे आप लिख लीजिए। बस आपने पढ़ा ट्रुथफुल, आप अपने आप से उसको दोबारा देखिए, आप अपने आप लिख दीजिए। अब आपकी स्पेलिंग इससे मैच कर रही, सही लिखी वाली आपकी स्पेलिंग इससे मैच कर रही, तो ये सही हो गया। लेकिन यहाँ क्या पूछा? रॉन्ग। जो रॉन्ग हो उसको बताइए। टर्मोइल आपने पढ़ा, टर्मोइल को आप लिखिए इधर, मैंने इसके लिख लिया। तो पहले ईज़ी वाली ढूँढते हैं फिर डिफ़िकल्ट। मुझे लगा कि अब टर्मोइल जो है वो अ, मतलब मुझे ईज़ी लग रहा, ठीक है? हालाँकि ईज़ी सारे हैं, लेकिन फिर से मैंने लिखा, फिर से मैच कर रहा। अब ये टैमरिंड जो है वो पढ़ने में ही सही लग रहा, मुझे नहीं पता स्पेलिंग। लेकिन मुझे ट्रेज़र जो है ये थोड़ी छोटी स्पेलिंग लग रही, जितनी नॉर्मली होती है, छोटी लग रही थोड़ी-सी। तो हम ट्रेज़र की स्पेलिंग अगर जानते हो आप, ऐसे लिखते हैं, है ना? ऐसे लिखते हैं ट्रेज़र। तो ट्रेज़र जब ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे ए गायब है। रॉन्गली स्पेल क्या हो गया? ट्रेज़र हो गया। ठीक? और ये तो मान लो चलो ठीक है, थोड़ा-सा पास-पास में दे रखा था, तो हो सकता है मिस कर जाएँ। लेकिन ईज़िली जो है रिकॉग्नाइज़ होने वाली वो ज़्यादा होती हैं पेपर में। अभी और भी आएँगी तो आप समझ जाएँगे। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड, फिर से वही आ गया। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है। कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस अभी पिछले किसी लेक्चर में, मुझे याद नहीं कौन-सा लेक्चर है वो, तो कॉम्पिटेंस मैंने बताया था वहाँ पे स्पेलिंग, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रॉन्ग नहीं है। ये पूर्णतः इसका मैंने बताया था, मुझे याद आ रहा है। कॉम्पिटेंस, क्रोनोलॉजी, बहुत मीम्स वगैरह में चलता है। क्रोनोलॉजी समझिए, है ना? आपको पता होना चाहिए कि क्रोनोलॉजी समझ। कंप्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ तो सही है भाई, लिख के देख लीजिए ना, आपको आती है स्पेलिंग कंप्रोमाइज़, सही लिख रही? मिल रहा है ना सब कुछ? बिल्कुल मिल रहा है, ये भी सही हो गई, ये भी सही हो गई।
कंज्यूमेशन। अब यहाँ हो सकता है कंज्यूमेशन आपने कभी ना सुना हो, कंज्यूमेशन, लेकिन इसमें डबल एम होता है और यही गलतियाँ होती है ज़्यादातर। मैंने आपको बताया भी, डबल एम कहीं नहीं होगा, डबल एन होगा कहीं तो उसका एन कर देंगे, या एन होगा तो डबल एन कर देंगे रियल में ना, या डबल टी कर देंगे, डबल ई कर देंगे, ई आई ओ यू, इन सब चीज़ों की ही गलतियाँ होती हैं और ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको कंफ्यूज करना है ना। तो कंज्यूमेशन का चलिए मतलब भी जान लेते हैं। इसका जो मतलब होता है वो कंज्यूमेट रिलेशनशिप, जैसे आपकी है तो कंप्लीट आफ्टर हैविंग सेक्स, ठीक है, तो उस सेंस में यूज़ होता है। और ये वर्ब वर्ब के तौर पे ही यूज़ होता है, तब ऐसी मीनिंग होती। बाकी इसका जो मीनिंग होता है वो आप ऐसे यूज़ करते हैं, एक्सपर्ट के सेंस में आप यूज़ करते हैं ज़्यादातर जो मीनिंग। जब वर्ब के तौर पे होता है कंज्यूमेट, तब ये जो मैंने अभी बताया था कंज्यूमेट रिलेशनशिप, तब ये यूज़ होता है। बाकी जो है ये एक्सपर्ट के सेंस में यूज़ होता है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कंज्यूमेट। In the following passage, some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of the alternatives given. Select the most appropriate option for each blank. तो पैसेज कंप्रिहेंशन दिया है, 5 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। तो स्टिच इन द टाइम सेव्स 9, दिस वाइज सेइंग सजेस्ट दैट एन एक्शन। अभी हम क्या करेंगे, मुझे नज़र आ गया, तो चलिए डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए, स्टिच इन द टाइम सेव्स 9, अब ये कुछ भी लिखा हो, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इसका सेंस निकालने की कोशिश करूँगा, इसका क्या मतलब हो सकता है, आगे से समझ में आ जाए। इसी को कंप्रिहेंशन बोलते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आपको देंगे ही जो आपको नहीं पता होगी। मुझे भी नहीं पता इसका एग्जैक्ट, मैंने पहली बार तो नहीं, कभी ना कभी सुना हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं से याद आ रहा है कि कहीं तो सुना है, लेकिन मैंने इसको दोबारा फिलहाल तो कहीं नहीं पढ़ा। तो स्टिच इन द टाइम सेव्स 9 का मीनिंग अभी निकालेंगे, हालांकि पूछा कहीं नहीं है, इसके बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस, आपको कैसे चीज़ों का मतलब निकालना है आगे पीछे पढ़ करके, उससे हम कोशिश करेंगे करने के लिए। दिस वाइज सेइंग सजेस्ट दैट एन पहला क्या हो सकता है, सुपरफिशियल, रॉन्ग, अपोजिट, अप्रोप्रिएट, क्या मीनिंग है, एन लगा एक तो, ठीक है, तो ये तो दो चले जाएंगे, क्योंकि एन कहाँ लगता है, जो वॉवेल होते हैं उन्हीं के उन्हीं के आगे लगता है ना, तो एस और डब्ल्यू तो वॉवेल है नहीं, तो ये तो पहले ही बार होगी। अपोजिट हो सकता था, अप्रोप्रिएट होगा। यहाँ पे किस एक्शन की बात कर रहा है कि बाय सिंह सजेस्ट दैट एन अपोजिट एक्शन टेकन ऑन टाइम, नहीं भाई, अपोजिट एक्शन का क्या मतलब है, जो भी आपकी करियर का मान लीजिए कुछ है, ठीक है, तो करियर में आप कुछ अपोजिट कर जाते हैं, मान लो आपको इंग्लिश सबसे ज़्यादा वेटेज है इंग्लिश का मेंस में, टायर 2 में सॉरी, तो वहाँ पे अगर आप इंग्लिश प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आप अपोजिट एक्शन से थोड़ी ना, अप्रोप्रिएट एक्शन की बात हो रही, अप्रोप्रिएट एक्शन की बात हो रही, यहाँ पे अप्रोप्रिएट हो गया। चलिए, अब मैंने आपको, अगर आपने पिछले लेक्चर देखा है तो आप समझ गए होंगे कि हम पूरा ही बिना ऑप्शन के भरने वाले हैं। तो दूसरे में क्या हो सकता है, एरर्स रूल्स टेकन ऑन टाइम टू रेक्टिफाई एन एरर्स, सॉरी एरर रूल्स द पॉसिबिलिटी, रूल्स, यहाँ पे रूल्स आउट हो सकता है, रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स एंड फ्यूचर एरर्स एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन एरर्स एंड फ्यूचर प्लानिंग हो सकता है क्या, हो सकता है, यहाँ पे कुछ बैठ नहीं रहा, तो देखिए ऑप्शन ही देखना पड़ेगा। विजडम देयरफॉर लाइज इन करेक्टिंग द एरर एज सून एज इट इज विजडम देयरफॉर लाइज इन करेक्टिंग द एरर एज सून एज इट इज फाउंड, कह सकते हैं, मतलब जैसे ही आपको पता चला
आपने अपनी गलती सुधार ली। देयर इज नो पॉइंट इन अलाउिंग द प्रॉब्लम टू ग्रो। आप यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकते हैं, प्रॉब्लम टू ग्रो एंड देन टेक हैस्टी एक्शन टू सेट थिंग्स राइट। अब यहाँ पे हमने इतना कर लिया, ये सिर्फ छोड़ा है तीसरा नंबर वाला। तो ऑप्शन मीनिंग तो हमने उसकी क्लियर कर ली कि हाँ इसका सेंस क्या बन रहा है। अब इसको करने की कोशिश करते हैं, दिया नहीं क्वेश्चन में लेकिन करने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले बाहर इनको कर लेते हैं फिर ये करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन दिया नहीं आप तो भटक जाएंगे कि क्या हो रहा है यहाँ। तो पहले तो हमने अप्रोप्रिएट कर लिया, सेकंड देखते हैं क्या होगा। रूल्स, बिल्कुल आउट, रूल्स आउट। रूल्स आउट का क्या मतलब होता है? रूल्स आउट का मतलब होता है अभी क्या हुआ, वर्ल्ड कप हो रहा, जो जसप्रीत बुमराह हमारे जो फास्ट बॉलर हैं, ये इनको जब ये बाहर हुए चोट की वजह से, तो क्या न्यूज़पेपर में लिख के आया था कि बुमराह रूल्ड आउट ऑफ वर्ल्ड कप। बुमराह रूल्ड आउट ऑफ वर्ल्ड कप। तो रूल आउट का मतलब कि अब पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी को एक्सक्लूड करना, रूल आउट हो जाता है वहाँ, समझ गए। और इसका सिनोनिम होता है, काफ़ी चलन में आ गया है इसका, होता है प्रिक्ल्यूड। एक इंक्लूड होता है, उसी का एंटोनिम जो होता है वो प्रिक्ल्यूड हुई होता है। ये काफ़ी मुझे लगता है एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, इस बार हो सकता है पूछा जाए काफ़ी, क्योंकि न्यूज़ में रहा है, ठीक है, इस तरह की चीज़। तो आउट यहाँ पे हो जाएगा, फॉर ये सब का कोई मतलब नहीं, रूल, क्योंकि उसकी जो मीनिंग है वो आउट से ही आएगी, क्योंकि रूल आउट पूरा ही ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे हमने क्या पढ़ा था, फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग हमने कहा था कि यहाँ पे प्लानिंग हो सकता है, लेकिन एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स एंड फ्यूचर, फ्यूचर फैसिलिटीज़ नहीं, बिल्कुल। क्वालिटीज़, प्लानिंग में क्या है कि हमारे जो क्या बोलेंगे उनको, कि आप जो है किसी चीज़ को प्लान करते हैं, लेकिन अगर आप टाइम रहते उनको सुधार लेते तो आपकी प्लानिंग गड़बड़ाती नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि एडवांटेजेस बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जैसे फ्यूचर एडवांटेजेस भर देंगे तो इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो जो मैंने सोचा था, जो या हमने सोचा था, वो नहीं दिया है ऑप्शन में, तो यहाँ पे क्या डैमेजेस। और डैमेजेस कैसे कि आप पढ़ेंगे जब इसको, कि गलतियाँ आपकी इकट्ठा हो रही हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, आप फ्यूचर में आपको डैमेज करती हैं, ठीक है, फ्यूचर में आपको डैमेज करती है, यही इसका मीनिंग है। देखो एग्जैक्ट आपको इसका सेंटेंस का मीनिंग फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्रहेंशन का मतलब होता है कि बेसिक एक आउटलाइन आपको पता चल गई पढ़ने के बाद। फिर विजडम देयरफॉर लाइज इन करेक्टिंग द एरर एज सुन एज इट इज। अब आगे चौथा नंबर, चौथा इज थर्ड ब्लैंक था। चौथे में क्या, एज सुन एज इट इज फाउंड, हमने क्या करा था, फाउंड। अब फाउंड में क्या, डिस्कवर्ड हो जाएगा। इसी का सिनोनिम क्या है, डिस्कवर्ड है। प्रपोज्ड, इट इज प्रपोज्ड, क्या आपकी गलतियां प्रपोज थोड़ी ना करी जाती हैं। प्रपोज मतलब कि सामने रखना किसी चीज़ का। प्रपोज का मतलब जो है कुछ लोग एक ही सेंस में ले जाते हैं, मैंने प्रपोज किया उसने मना कर दिया, यही लिखा है आपके जीवन। तो डिस्कवर्ड, फाउंड में क्या, डिस्कवर्ड, फाउंड मतलब डिस्कवर्ड, ठीक है। हमने क्या करा था, प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या करा था, प्रॉब्लम टू ग्रो। तो प्रॉब्लम का इसमें क्या होगा, ये तो प्रॉब्लम का सीधा एंटोनिम हो गया। मेलोडी तो म्यूजिक से रिलेटेड होता है, पैरोडी भी जो है मजाक से रिलेटेड होता है। उपहास उड़ाना, जैसे मैंने कल भी एक बताया था इसका वर्ड, उपहास उड़ाना। तो इसका क्या, प्रॉब्लम का मेलेडी, मेलेडी का मतलब होता है कोई रोग, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे स्पेसिफिक दिया मेलेडी, यहाँ पे रोग होता है। और इसका अभी कुछ दिन पहले मैंने एक और चीज़ बताई थी, क्या बताया था, एक आया था जब, तो इन्फर्मरी, फर्मरी, यही तो था।
इन्फर्मरी बताया था, इसका मतलब होता है इंस्टीट्यूट, जहाँ पे मतलब कोई इंस्टीट्यूट के एक साइड का कोई बिल्डिंग जो हॉस्पिटल के तौर पे यूज़ करा जाता है। और एक और मतलब ये पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इसको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि एक एलिमेंट होता है जो इसका मतलब रोग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में रहते हैं, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ छूट गई, द स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम, इसका मीनिंग निकालते हैं। हमने ये पढ़ा, हमें क्या समझ में आ रहा है कि आप गलतियाँ करते हैं, उनको टाइम से अगर नहीं सुधारा तो क्या होता है, फ्यूचर में डैमेज होता है। फिर हमारा विज़डम क्या कहता है कि गलतियों को वहीं सुधारना चाहिए जहाँ आपको पता चले। मान लीजिए आपको पता चला कि आपकी मैथ्स वीक है, फिर भी आप जो है उसको टाले जा रहे हैं, तो क्या होता है, एक दिन आप उस पेपर में फ़ेल हो जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ़ मैथ्स क्वालीफाइंग है और आपने पढ़ी नहीं। आपका वो जो पेपर जो मेरिट बनाना था उसमें बड़े अच्छे नंबर आ गए, लेकिन क्या हुआ, आप वहाँ भी फ़ेल हो गए। और एसएससी में क्या है, चलिए एसएससी की बात कर लेते हैं। एसएससी में क्या है कि आपका प्री है, क्वालीफाइंग है। प्री आपका क्वालीफाइंग, लेकिन आपको आता तो है, लेकिन आपने स्पीड नहीं बनाई। स्पीड बड़ी मैटर करेगी यहाँ पे, क्योंकि आपको 100 के 100 क्वेश्चन हो सकता है आते हों, लेकिन टाइम ज़्यादा कंज़्यूम हो जाए आपका। ये कैसे दूर होगा, ये आपका क्वेश्चन लगाने से दूर होगा। क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो अभी मैं यहाँ आपको सिखा रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करना। पढ़ना अलग चीज़ है, उसको प्रोड्यूस करना, आउटपुट निकालना वो एक अलग चीज़ है। तो आपको ये समझ में आ गया, कंप्रिहेंड कर लिया आपने कि ये पैसेज क्या कहना चाह रहा, कि आपको एक्शन लेना चाहिए, फिर उनको प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहिए। तो क्या मतलब इसका निकल रहा है कि स्टिच इन द टाइम सेव्स नाइन, मतलब अगर आप समय रहते सुधर गए तो आप फ्यूचर बर्बाद करने से बच सकते हैं, इसका यही मतलब निकलेगा। समझ गए, ये एक सेइंग थी, इसी पे डिपेंड पूरा पैसेज कर रहा। एग्जैक्ट मीनिंग मुझे भी नहीं पता, हो सकता है आपने पढ़ा हो तो हो सकता है आपको एग्जैक्ट पता हो, लेकिन लैंग्वेज का खेल ही यही है। क्या किसी को एग्जैक्ट कोई जानकारी होती है क्या? हिंदी में हम लोग बात करते हैं, तो क्या हम कोई थेसॉरस और वो लेके बैठते हैं क्या, डिक्शनरी? सिंपल हम लोग कम्युनिकेट करते हैं अंडरस्टैंडिंग पे। वही अंडरस्टैंडिंग आप इंग्लिश के लोग जो कम्युनिकेट करते हैं, वो क्या एग्जैक्ट कोई ग्रामर रूल थोड़ी फॉलो करते हैं? अंडरस्टैंडिंग पे सब काम चल रहा होता है। ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, कल ही मैंने आपको बताया था ओबे, तो ये तो होता है रूल फॉलो करने की बात, ये तो होगा नहीं। कंप्लायंस भी उसी से रिलेटेड होता है, कंप्लाई करना मतलब रूल्स को फॉलो करना। कंप्लाई विद द रूल्स, कंप्लान नहीं, कंप्लाई। डिफाइंस, अडियरेंस का मतलब भी होता है अडियर टू रूल्स, वो भी होता है कि आप ओबे करें रूल्स। एक ही बचता है डिफाइंस, और वैसे भी डिफाइंस जो है यूज़ होता है, वैसे भी आप इजी है ये डिफाइंट रूल्स को, ये अक्सर न्यूज़ में आता रहता है कि डिफाइंट टेररिस्ट थे, तब जब उनसे सरेंडर करने को बोला गया तो उन्होंने मना कर दिया कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, फिर गोलीबारी शुरू हुई। अक्सर ये टेररिज्म से रिलेटेड न्यूज़ जब आती है तो ये न्यूज़ में रहता है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ कोई रूल बताने की ज़रूरत है क्या, मतलब सॉरी रूल कह रहे हैं, कोई टेक्निक बताने की ज़रूरत क्या? मुझे लगता है इसमें टेक्निक आप फॉलो ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ये ईज़ी है। यहाँ पे आप अगर टेक्निक लगाने जाएंगे तो हो सकता है आप गलत कर बैठे, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ टेक्निक नहीं लगा रहा। टेक्निक बताने से ज़्यादा जो अगर आप टेक्निक फॉलो करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसी में चले जाते हैं, तो आप गड़बड़ कर देते हैं। क्योंकि मैंने अभी इससे पहले वाले लेक्चर में क्या बताया, पहले वाले लेक्चर में यही बताया कि आप अपना लॉजिक भी डेवलप करते चलें, सिर्फ मेरी टेक्निक्स को फॉलो मत करें, अपना भी लॉजिक डेवलप करते चलें। अच्छा, इस वर्ड का ये मतलब जैसे आपने पढ़ा तो फिर हो गया कि हाँ ठीक है, इसका ये मतलब अगली कोई मीनिंग है, उसको जो है आप, इंग्लिश वर्ड है उसकी मीनिंग है, आप उसको उसी हिसाब से एडजस्ट करें अपने माइंड में, उसी से आपका लॉजिक डेवलप होगा। एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ब्रॉड। अब ब्रॉड का मतलब क्या होता है?
ब्रॉड का मतलब होता है कोई चीज़, जैसे ब्रॉड लेन की बात की जाती है, मतलब बहुत चौड़ा कोई रास्ता, ठीक है। तो चौड़े का नैरो तो नहीं होता है, वाइड हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, तो नैरो ही जो है वो, क्योंकि एंटोनिम पूछ रहा था, जो गलत है वही सही है, जो गलत है वही सही है, जीवन में नहीं। हाँ, जीवन में मत मान लेना। द बॉय विच स्टोल द मनी वॉज कॉट बाय द पुलिस। ग्रामेटिकल एरर बतानी है। मुझे तो दिख गई, आप देख पाए? मुझे दिख गई कमी क्या है। द बॉय विच, मुझे दिख गई विच, लेकिन अभी इसको टेक्निक से भी लगाएं, कोई नहीं, आपको नहीं भी दिखी तब भी। विच जो है ये इन एनिमेट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें ये यूज़ होता है, निर्जीव जिसे बोलते हैं, तो उसमें जब यूज़ होता है ये, तो यहाँ पे तो बॉय हु स्टोल द मनी वॉज कॉट बाय द पुलिस। अब यहाँ देख लेते हैं कहाँ कहाँ गलती हो सकती है। चलिए गलतियाँ ढूंढते हैं ऑप्शंस की हेल्प। बाय द पुलिस, अब यहाँ पे क्या गलती हो सकती है? बाय द पुलिस में क्या ऐसा सोच सकते हैं आप? क्या ये सोच सकते हैं? लेकिन मैंने क्या बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि ये जो दी है, ठीक है, इन तरह की गलतियां जो है, या ए एन, ये जो गलतियां हैं, ये इसकी जो गलतियां, इसकी तो पूछ लेते हैं, लेकिन इसकी जो गलतियां होती, कुछ ऐसे प्रपोजिशन होते हैं ज़्यादातर नहीं पूछते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उतने हाई लेवल का, खासकर प्री में तो पेपर नहीं बनने वाला इस तरह का। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं हो सकती, तो यहाँ पे हटा देते हैं स्टोल द मनी। अब ये जो है प्रेजेंट, उसमें पास्ट में है टेंस, पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में है ये टेंस, तो स्टोल द मनी है यहाँ पे, तो स्टोल द मनी है, यहाँ पे क्या गलती हो सकती है? कुछ भी नहीं। द बॉय विच हो सकता है, यहाँ पे गलती आप ना समझ पाए, वॉज तो इसको हो सकता सही माने, हो सकता गलत मान लें, इसमें भी कोई गलती नहीं हो सकती, आपको ना दिखे, तो आप वॉज कॉट इन दोनों में फंस गए। मान लीजिए कि वॉज में आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ हो सकता है, वर हो सकता है, या इज लग सकता है, एम लग सकता है, जो भी आप समझ पा रहे हैं, लेकिन जब आप इतना समझ गए, ये वाला जब हटाए आप, तो इसको भी समझ जाना चाहिए, लेकिन मान लीजिए नहीं समझ पाए, तो आप देख रहे हैं द बॉय के बारे में बात हो रही, तो सिंगुलर है ना, सिंगुलर में तो वॉज ही लगता है, और आप इसको वॉज कॉट, तो सिंगुलर है सीधे, तो वॉज ही लगेगा, तो ये भी जो है बाहर हो जाएगा, इसमें गलती नहीं। एक ही बचता है कि आपको क्या गलती है। कभी कभी आप क्या होता है कि आपको गलती नहीं पता है, लेकिन गलती नहीं पता, लेकिन आप सही ऑप्शन तक पहुंच गए क्योंकि इजी वे में दे रखा था, ठीक है। चलिए फिर से क्या बताया गया इसमें, जम्बर्ड सेंटेंसेस की बात है, मैंने आपको टेक्निक, एक बहुत बेहतरीन टेक्निक बताई है, क्या फॉलो करेंगे आप? कलर चेंज करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा। वी आर गोइंग टू द मार्केट डिक्लेयर्ड रीतू एंड गीतू। रीतू एंड गीतू ने क्या कहा कि हम मार्केट जा रहे हैं, वेयर आर गोइंग। अब कोई भी जैसे कह रहा है कि हम मार्केट जा रहे हैं, तो दूसरे का सवाल क्या हो सकता है कि कहाँ जा रहे हो, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। वो ये पूछ सकता है कि हाँ क्यों जा रहे हो, नेचुरल सवाल क्या बनता है, क्यों जा रहे हो, ना कि कहाँ जा रहे हो, क्योंकि बता तो चुके भाई मार्केट जा रहे हैं। अब फिर भी अगर पूछ रहा तो उसके कान या तो फिर ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पे कान वान ठीक रहते हैं, अज्यूम करके किया जाता है, कान ठीक है, तो इसके मतलब बी जो है वो पहले आएगा, ए बाद में ही आएगा, पहले जो है बी ही आएगा, तो बी यहाँ पे ए बाद में है, यहाँ पे ए बाद में है, यहाँ पे पहले है, यहाँ पे पहले है, तो ये दोनों हटा देते हैं, सिर्फ दो बचे। हमारा सेंटेंस इसका मतलब बी से ही स्टार्ट होगा। वेयर आर यू गोइंग, फादर आस्क्ड, फादर आस्क वेयर आर यू गोइंग, फिर उसके बाद वी आर गोइंग, मतलब कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका जवाब मिलेगा ना, तो जवाब क्या मिला, वी आर गोइंग टू द मार्केट डिक्लेयर्ड रीतू एंड गीतू, उन्होंने बताया दोनों लोगों ने कि हम मार्केट जा रहे हैं, तो बी के बाद ए हो गया, दोनों सेंटेंसेस आपने बी के बाद ए हो गया, तो सी डी का हमें कोई फ़र्क ही नहीं। पसंद आया? पसंद आया ना, तो पसंद आया तो थोड़ा हाथा वाथा मार दीजिए इधर उधर।
प्रिवेंट, प्रिवेंट, प्रिवेंट का क्या मतलब होता है, सिनोनिम बताना हमें। अब एसएससी आप पास करेंगे ना, तो आप प्रिवेंटिव ऑफिसर भी बनेंगे। मतलब एक पोस्ट होती है प्रिवेंटिव ऑफिसर की। प्रिवेंटिव ऑफिसर में क्या होता है, यहाँ पे आपको एयरपोर्ट्स, जो मतलब जहाँ से सामान हमारा, या एयरपोर्ट होते हैं या सी पोर्ट्स होते हैं, इन दोनों जगह लगभग आप जो है पोस्ट रहेंगे। और यहाँ से क्या है, आप उन इलीगल गुड्स को पकड़ेंगे जो बिना टैक्स दिए या और तरीके से इंडिया में एंटर कर गए हैं, और फिर उनका ऑक्शन भी कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव ऑफिसर का क्या है, इलीगल चीज़ों को रोकना, रोकना। तो आपका, आपको क्या लोग बुलाएंगे, रोक टोक ऑफिसर। मजाक कर रहा हूँ, रोक टोक ऑफिसर नहीं, प्रिवेंटिव ऑफिसर बोलते हैं। अब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो प्रिवेंट जो है उसका क्या मतलब हो गया, रोकना। अब यहाँ पे प्रोवोक करना का मतलब क्या, रोकना होता है क्या, नहीं। प्रोवोक करना का मतलब उकसाना होता है। कंस्ट्रक्ट, बिल्कुल, तो आपको पता ही होगा कंस्ट्रक्शन, कोई चीज़ बनाना। अलाउ, अलाउ करना होता है क्या, नहीं भाई, रोक का तो बिल्कुल उल्टा हो गया अलाउ। एक क्या बचता है, एक क्या बचता है, अवर्ट ही बचता है, एवर्ट, एवर्ट ही बचता है जो आप रोकना हो सकता है इसका। और इसका एक और एबॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है, कोई चीज़ निष्क्रिय कर देना, एबॉर्ट। अबॉर्शन भी होता है, तो उसमें क्या होता है, भ्रूण को निष्क्रिय कर दिया जाता है। फिर से जम्बल्ड सेंटेंसेस की बात आ गई, तो मैंने क्या टेक्निक बताई, क्या टेक्निक बताई मैंने, अगर आप इसको कर ले गए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरी टेक्निक सीख गए हैं। तो आप, मैं आपको 2 सेकंड दे रहा हूँ, आप वीडियो रोक दीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए, फिर सोचिए कि आपका लॉजिक और मेरे लॉजिक में क्या फ़र्क था, जिससे आप मान लीजिए गलत कर दिए तो ठीक है, अगर सही तो बहुत बढ़िया। तो करते हैं फिर, ठीक है। इवेंचुअली शी ओवरकेम एडवर्सिटीज एंड अचीव्ड सक्सेस। इवेंचुअली, अब ये जो शब्द है ना इवेंचुअली, मतलब इसके पीछे कोई घटना हो चुकी है, जिसमें आ गया कि इवेंचुअली का मतलब समझो आप हिंदी में आप कह सकते हैं आखिरकार। अब आखिरकार आप कहाँ लगाएंगे, कोई बात पीछे हुई होगी तभी तो आप आखिरकार कहेंगे ना, कि आखिरकार फलाने दोस्त ने मेरे सिगरेट छोड़ दी। तो पीछे कोई बात हुई होगी ना, कि उसकी मम्मी ने उसको देख लिया तो उसे आत्मग्लानि हुई और फिर उसने सिगरेट छोड़ दी, है ना। तो वहाँ पे जो है वो आखिरकार तभी आएगा, जैसे मैं कहीं बैठक में कोई बैठा हूँ, मैंने कहा आखिरकार उसने सिगरेट छोड़ दी, तो अगला बंदा क्या कहेगा, तो फिर यार कैसे मतलब छोड़ दी, तो मैं क्या कहूँगा, उसकी मम्मी ने देख लिया तो उसे लगा कि यार मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। तो इसके पीछे कोई स्टोरी, मतलब ए से तो नहीं शुरू हो सकता। मतलब अगर बड़ी कोई स्टोरी हो, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि मूवी नहीं चल रही यहाँ, जहाँ कहीं बीच से भी स्टोरी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों ने बोला कि अरे सर स्टोरी आप बताते कि ऐसे नहीं शुरू हो सकती है, वैसे नहीं। तो वो मूवीज़ को ध्यान में रख करके, या जो लिखी जाती, जो नॉन फिक्शनल टाइप, सॉरी फिक्शनल होती हैं, उनको ध्यान में रख के, जो काल्पनिक जो कहानियाँ होती हैं उनको ध्यान में रख के बोलते हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सेंटेंसेस की बात है, यहाँ पे इन चार को ध्यान में रख के स्टोरी बना रहे हैं हम, तो यहाँ पे नहीं शुरू हो सकता। मेरा मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं भी एज्यूम कर ले कि नहीं नहीं शुरू कहीं कहीं भी शुरू नहीं हो सकता, नहीं, ऐसे नहीं है। तो सी ओवरकेम एडवर्सिटी एंड अचीव सक्सेस, ए से नहीं स्टार्ट हो सकता, तो दोनों ऑप्शन तो चले गए, दोनों ऑप्शन तो चले गए। शी engaged herself in earn while you learn finance scheme in her college. She needed financial support to complete her graduation. वे डी जो है यहाँ पे, रामा वॉज वेरी पुअर गर्ल। अब स्टार्ट कहाँ से होता है, रामा वॉज अ वेरी पुअर गर्ल, यहीं से तो स्टार्ट होगा कि रामा एक गरीब लड़की थी। शी नीडेड मालिक और भी कुछ आता है, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, डी से स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ, डी से स्टार्ट हुआ। डी से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए। तो मैंने आपको एक्सटेंड किया, मैं क्या करता, मैं सीधे चारों को देखता, मैं क्या यहाँ से स्टार्ट होगा, डी से, पहले ही ऑप्शन को करता, ये एलिमिनेट करने की जरूरत ही ना पड़ती। ये जो हमने सोचा ना, ये इसलिए क्योंकि ये मुझे जानकारी देनी थी कि इवेंचुअली जब लगता है, पहले क्या बता चुका हूँ वो आप पिछले लेक्चर में देखिए, कि और कौन से सेंटेंस है जहाँ से आप स्टार्ट नहीं कर सकते स्टोरी, यहाँ से भी स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि आखिर की बात है, ठीक है।
चलिए, रिवियर, रिवियर, रिवियर का क्या मतलब होता है? रिस्पेक्ट, मे बी, इंजॉय, मे बी। कहेंगे सर आपने सारे सही कर दिए, हमें सिनोनिम बताना है। तो हमें यहाँ क्या निकालना होगा? रिवियर का क्या सेंस निकल रहा है कि आप जो है कंडेम करना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। रिवियर में आप क्या निकालना, सेंस क्या निकालना चाह रहे हैं? हालांकि मुझे लगता है यहाँ पे कोई टेक्निक नहीं लगी या लग पाएगी। मैं होता तो मैं निकाल लेता टेक्निक, अगर मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे रूट वर्ड पता है। मुझे रूट वर्ड पता है। तो यहाँ पे क्या है? वेनरेशन होता है एक, उसका मतलब होता है पूजा करना या प्रशंसा करना, कुछ भी कह लीजिए आप। वर्शिप, उसके सेंस में ये यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ सेंस ही निकालना है। मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, यहाँ सेंस ही निकालना है। एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा कि आप कोई दिल पे ले लें फिर कमेंट में जो है डिक्शनरी जाके वहाँ कॉपी पेस्ट करने लग जाएं। करते हैं अक्सर लोग। कुछ बताओ तो जो है गूगल पे जाके कॉपी पेस्ट करके लिखने लग, या गूगल से हमने भी पढ़ा है, कॉपी मत किया करो। रिवियर जो है वो उसके सेंस में यूज़ होता है। तो मेरा क्या मतलब है कि वैसा ही रहा होगा। मान लीजिए मुझे ना पता हो रिवियर का मतलब, हालांकि पता है तो मैं लगा सकता हूँ लॉजिक, लेकिन नहीं भी पता तो मैं यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अब यहाँ रूट वर्ड पढ़ाने का टाइम तो है नहीं। मैंने जो आपको ब्लैक बुक एक सजेस्ट करी थी उसमें लिखे हुए हैं, लेकिन वो काफ़ी टाइम लगता है बिल्डअप होने में। तो कोई बात नहीं, अगर आप एक आधी कोई छोड़ भी देते हैं, लेकिन उसका जो टाइम है आप दूसरे सब्जेक्ट में पुट करिए। तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं ना रैंडम, तो आप जो याद करने में रूट वर्ड और उसके एप्लीकेशन में लगाएंगे, उससे अच्छा आप कोई और सब्जेक्ट में, रीजनिंग में या मैथ में या जीएस में भी कुछ टाइम दीजिए। ठीक है? तो मैं नहीं कहूँगा कि आप रूट वर्ड याद करें, लेकिन मैं आपको बताने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि हो सकता है क्योंकि पॉपुलर है, बता दिया, हो सकता है यही आ जाए, वेनरेशन ही हो सकता आ जाए, रिवियर भी दोबारा आ सकता है। तो इसमें क्या है? रिस्पेक्ट। आप किसी चीज़ को रिस्पेक्ट देते हैं, तो पूजा करते हैं तो रिस्पेक्ट भी देते हैं ना, कि पूजा करने के बाद डिसरिस्पेक्ट करते हैं, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, इस चीज़ को रिवेयर करते हैं। टीचर, द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स नॉट टू शाउट। अब यहाँ पे एक जो कीवर्ड है वो कौन सा है? वो है कमांडेड। कमांड का मतलब क्या होता है? कमांडर जो होता है वो क्या आदेश देता है, वो रिक्वेस्ट वगैरह नहीं करता है। सोल्जर से रिक्वेस्ट नहीं करता कि भैया पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है, चलो लड़ने चलते हैं, आपसे विनम्र विनती है सिपाहियों कि आप लड़ने चलें। वो कहता है सिपाहियों तैयार हो जाओ लड़ने के लिए, ऐसे बोलता है ना, आई कमांड यू टू द बैटल फील्ड, ऐसे करके बोल सकते हैं ना, आई कमांड यू टू फाइट। कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी बना लो, तो शब्दों पर ध्यान मत दो। कमांडर जो है वो, कमांड का मतलब होता है किसी चीज़ को आदेश देना। तो जब आदेश देते हैं तो नॉट टू शाउट होता है, तो सेड जो है वो यू शुड नॉट, शुड नॉट का मतलब क्या है कि मतलब आप थोड़ा सा क्या बोलेंगे आप कि शुड नॉट का मतलब है कि थोड़ा सा दबे लफ्ज़ों में आप रिक्वेस्ट की तरह ही शुड नॉट बोल रहे हैं, सजेस्टिव वे में बोल रहे हैं कि शुड नॉट शाउट, तो ये आप गलत हो जाएगा। टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट्स, सेज, अब यहाँ पे सेज आ गया। तो मैंने आपको बताया था क्या, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात है, यहाँ पे फॉर्म चेंज होता है, लेकिन बिल्कुल ही जो है, तो ये इनमें होता है, इनमें फॉर्म चेंज होता है। ये जो सामने वाले होते हैं ना, जिनमें ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता, ये आपके चेंज होते हैं, लेकिन ये भी नहीं चेंज होते। तो जब सेड है, कमांडेड है, ये पास्ट में है, तो ये प्रेजेंट में कैसे होगी? ये भी गलत होगी। अब यहाँ पे दो ही ऐसे थे जिनमें डायरेक्ट कमांड किया गया, डोंट शाउट, शट अप, ऐसे करके होता है ना, सीधे आदेश दिया कि आप चुप रहिए, चुप रहिए या चुप रहो, ये ज़्यादा है। हिंदी में चुप रहिए का मतलब थोड़ा सा, मतलब रिस्पेक्ट में कि रहिए किसी बड़े के लिए शायद बोला जा रहा है, लेकिन कमांडिंग वे में ही बोला जा रहा है। तो एक ही बस्ता है जो डोंट शाउट कह रहा है डायरेक्ट डायरेक्ट। मस्ट नॉट का मतलब बिल्कुल अलग हो गया कि आपको नहीं ही करना चाहिए,
रिस्ट्रिक्टिव वे में है, लेकिन कमांडिंग वे में नहीं कि करना ही है। एक ही बचता है जो सही सही पूरे रूल्स को फॉलो कर रहा है। और कौन से रूल? लॉजिकल रूल वाले। ये मैंने कहीं आपको नहीं बताया कि ये जब इन्वर्टर खुलता है ये लिखा होता है तो फिर ऐसे लिखते हैं, कुछ बताया क्या? नहीं बताया। और आपसे नहीं लग रहा हो तो दौड़ा मत लीजिएगा, क्योंकि भाई यहाँ दौड़ाने की प्रक्रिया जो है बहुत चलती है। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो तुरंत दौड़ा लिया जाता है। डेड हीट। आप ओलंपिक्स देखते हैं? चलिए कोई स्पोर्ट्स देखते होंगे ना। उसेन बोल्ट को आप जानते होंगे, तो उसमें जो एक दौड़ होती है वो कहते हैं 100 मीटर हीट। दौड़ होती है उसको बोलते हैं 100 मीटर हीट। हीट का मतलब क्या है यहाँ पे? डेड हीट। कोई दौड़, कोई चीज़ ऐसी दौड़ से रिलेटेड। लेकिन चलिए हो सकता है मान लो मैं मुझे ये चीज़ पता थी तो मैंने यहाँ से एक सेंस लगा लिया। हो सकता है इसका मतलब गर्मी से भी हो, कि बहुत ज़्यादा मारने वाली गर्मी, ये भी तो हो सकता है। डेड हीट का मतलब मारने वाली गर्मी होता हो। तो चलिए देखते हैं स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू वंस आइडियाज़। लेकिन यहाँ पे हमने दो ही सोचे हैं ना। क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई। स्ट्रॉन्ग हीट वेव यही एक ऐसा है जो कह रहा है कि डायरेक्ट इसके रिप्रेजेंट कर रहा है डेड हीट का। और जो मैंने सेंस निकाला वो इससे कर रहा, दौड़ से। क्लोज कॉन्टेस्ट दौड़ ही से नहीं, कोई और भी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है में डेड हीट यूज़ किया जाता है। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू वंस आइडियाज, ये तो बिल्कुल ही बाहर की बात लग रही है। मतलब दोनों दोनों जो सेंस निकले हैं, डेडली ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर। जब ये लिखा है तो इसका ये कैसे हो जाएगा? मतलब जो स्ट्रॉन्ग हीट वेव लिखा है तो हॉट एयर का ब्लास्ट कैसे हो जाएगा? तब जो डायरेक्ट सेंस निकाल रहा है उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है होने की। पहले मैं बता चुका हूँ चीज़, तो ये भी गलत हो गया तो दो बच गए। अब मैंने क्या बताया? अगर दो जो हैं, अगर दो हैं जो उसमें आपको क्लियर नहीं हो रहा तो एक में लगा दीजिए अटेम्प्ट करने के लिए, सिर्फ अटेम्प्ट करने के लिए। लेकिन एग्जैक्ट क्या होता है? मैंने आपको बताया कि जैसे कोई दौड़ होती है वहाँ पे ये स्टार्ट होना, ये वर्ड ये मतलब ईडियम है जो, ये तभी यूज़ होना स्टार्ट हुई जब ये क्या होता था, घोड़ों की दौड़ यूरोप में होती थी। और घोड़ों की दौड़ होती तो उसमें क्या होता है, कई बार घोड़े जो है बराबर आते थे। पहले तो ये टेक्नोलॉजी थी नहीं कि भाई मिली सेकेंड्स तक जो है उसको देख लें कि कौन का पैर पीछे था, या हाई जो कैमरा होते हैं, हाई वेलोसिटी कैमराज जो बहुत ही स्पीड वाली चीज़ों को भी पकड़ लेते हैं। तो डेड हीट होते थे जो बराबर की रेस होती थी, उनको निकाल दिया जाता था टैली से, तो डेड हीट उसको बोलते थे। तो ये तब से यूज़ होने लगा। तो ये हर चीज़ के लिए यूज़ होता है, सिर्फ दौड़ के लिए नहीं, स्पोर्ट्स में यूज़ ही होता है ये डेड हीट, जहाँ पे मामला जो है टाई हो जाए। द ग्रूम स्टूड बिफोर, बिफोर, अब ये तो मुझे पता भाई। चर्च में जो होता है एक ऊंचा पोडियम टाइप का कह लें आप, या स्टेज होता है, स्टेज होता है, वहाँ पे जो है वो शादी ब्याह की रस्में जो है होती हैं, उसे आल्टर बोला जाता है। और अपने यहाँ जो फायर पिट, जो अग्निकुंड होता है जहाँ पे हवन वगैरह होता है, उसे भी आल्टर ही बोल दिया जाता है। हालांकि डिफरेंट होता है दोनों, ठीक है। ज़मीन पे ही रख के चीज़ें होती हैं, जो सात फेरे वगैरह जो भी होता है वो, ये इस आल्टर से डिफरेंट होता है, लेकिन हम लोग यूज़ कर लेते हैं। बाकी अगर लिटरल लिखें तो फायर पिट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फायर पिट, अग्निकुंड। अल्टर का मतलब होता है कोई चीज़ परिवर्तन कर देना, ठीक है। एटलस, अब यहाँ से आप ये दो निकाल सकते थे। एटिक और अल्टर में आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता। अल्टर मतलब परिवर्तन करना, ठीक है। जैसे कहें शर्ट जो है मेरा अल्टर करवा दीजिए, बोलते हैं ना अल्टर करवा दीजिए, मतलब मेरी फिटिंग का करवा दीजिए, मतलब उसको बदलवा दीजिए, उसकी ओरिजिनल जो लेंथ ब्रेथ जो भी थी वो उसको बदलवा दीजिए।
तो एटिक हो सकता है लेकिन दो में कन्फ्यूज़न है तो दो में एक लगाइए, कुछ ना कुछ तो सही होंगे ना। कभी आप एटिक लगा सकते हैं, कभी आप अल्टर लगा सकते हैं, सही होने के चांसेस है ना। दो तो निकाल दिए, रिड्यूस हो गए ना चांसेस गलत होने के। एटिक का वैसे मतलब अगर है तो एटिक का मतलब है, जैसे हम लोग बोलते हैं दो छत्ती। क्या बोलते हैं? दो छत्ती। मतलब जो एक जगह होती है जहाँ पे कपड़े वगैरह रखने के लिए आप नॉर्मली बना दिया जाता है स्टोर रूम की तरह, छत के और ऊपर जो छत होती है उसके दो बीच में दो छतिया, अटरिया जिसे बोलते हैं, अटरिया। एटिक जो है, अटिक वो होता है। द एनिमल रिजम्बल्ड विद अ कैट। मुझे तो ये बिल्कुल मतलब ऐसा रूल है ये, यहाँ पे जो है, मान लीजिए आपको नहीं पता, मुझे तो पता चल गया दिखते ही, लेकिन चलिए अब यहाँ पे गलती क्या हो सकती है? द एनिमल में हो सकती है क्या? कैट में हो सकती है क्या? हालांकि कैट लिखा नहीं, चलिए मतलब रिजेंबल्ड में ही कोई गलती, नो इम्प्रूवमेंट हम हटा ही देते हैं, जैसा कि अक्सर हम करते हैं अगर नहीं पता है तब। पता है तो आप नो इम्प्रूवमेंट, ऐसा नहीं कि आपको डाउट है कि नहीं नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा इसमें, मतलब होगा नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन, मतलब सेंटेंस भी बिल्कुल सही है पूरा, तो आप नो इम्प्रूवमेंट ही लगाइएगा। लेकिन जब आपको नहीं पता है पहले ही नज़रिए से, तो आप नो इम्प्रूवमेंट हटा ही देंगे। तो क्या करेंगे आप? रिजेंबल्ड विद, रिजेंबल्ड टू, रिजेंबल्ड। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? या तो विद में कोई गलती हो सकती है, बाय हो सकता है, रिजेंबल्ड बाय हो सकता है, रिजेंबल्ड टू हो सकता है, और मुझे लगता है सब लोग लगभग रिजेंबल टू की तरफ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ रूल की ज़रूरत पड़ती है, इसको भी आप हटा देंगे। रिजेंबल बाई ए कैट का क्या मतलब? कोई मतलब सेंस नहीं निकल रहा, तो आप इसको हटा दो, दो तक पहुँच गए आप। हो सकता है इसको लगा दें, हो सकता है ज़्यादा चांसेस इसको लगाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बिना प्रीपोजिशन के यूज़ होते हैं। रिजेंबल्ड, रिजेंबल्ड हो गया, लैक हो गया, और क्या होता है? मैरी होता है, इनको नोट कर सकते हैं आप। मैरी हो सकता है, एंटर होता है, और क्या हो सकता है? अभी तो फिलहाल यही याद आ रहे हैं, तो इनको जो है, और यही पॉपुलर भी है, ये भी है, ये जो है बिना किसी प्रोपोजिशन के यूज़ होते हैं। तो रिजेंबल, अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका क्या मतलब है। यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप जब भी जैसे कि कहेंगे कि आई एंटर्ड, एंटर्ड इनटू अ कंपाउंड। मैं एक ऐसी जगह, कंपाउंड मतलब आप कह सकते हैं कि तहखाना या कोई स्टोर रूम, जो भी आप इसको समझना चाहें। आई एंटर्ड इनटू, जब इनटू लगा है ना, ये नहीं लगेगा, क्योंकि ये किसी प्रपोजिशन के साथ यूज ही नहीं होता। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये एंटर कर गया, कंपाउंड में एंटर कर गया मतलब चला गया। तो जब ये में जो होता है, जो इसके लिए लगाया जाता है, अक्सर हिंदी में जब ट्रांसलेट होता है तो ये चीज़ लगाई जाती है। उससे अच्छा ये है, आप जो है, आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे सही वाला? राइट क्या है? आई एंटर्ड अ कंपाउंड। ठीक है, ठीक है ना, ये सही है आपका, और ये काफ़ी पॉपुलर है, ये पॉपुलर चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। और भी ऐसे था एक, और क्या थे, मिट गए हैं। आपने नोट कर लिया होगा उनको, जैसे एक, चलिए और मैरी भी बताया मैंने, तो मैरी बताया, तो जैसे आई एम मैरिंग विद अ गर्ल। तो जो ये विद है ना, इसका कोई यहाँ सेंस नहीं बनता, क्योंकि शादी करना जो है, मैं एक लड़की से शादी कर रहा हूँ, ये लड़की के साथ शादी कर रहा हूँ, तो मैरिंग ही कंप्लीट करता है उस मीनिंग को, विद लगाने की जरूरत नहीं। मैरिंग अ गर्ल, आई एम मैरिंग अ गर्ल, ये सही होगा। आई एम मैरिंग अ गर्ल, ये जो है नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो जो वर्ड है इनको ध्यान रखिए, पॉपुलर हैं, पूछे भी जाते हैं। अब यहाँ रिजेंबल्ड विद नहीं लगेगा,
रिजेंबल भी उसी में आता है, तो रिजेंबल ही सही होगा। ठीक है, पॉपुलर चीज़ें हैं और वही चीज़ें इसीलिए बताई जा रही हैं आप। मोरल्स दैट गवर्न्स वंस बिहेवियर। अच्छा, एक चीज़ बता सकते हैं, मोरल और एथिक्स में क्या फ़र्क होता है? और वैल्यूज़ भी होता है। कोई बता सकता है मोरल एथिक्स? जैसे मैं कहूँ आपके एथिक्स सही नहीं है, क्या मैं कह सकता हूँ आपके एथिक्स सही नहीं है, आपके मोरल सही नहीं है, आपकी वैल्यूज़ सही नहीं है, तो इसका क्या मतलब होगा? इनके बीच का डिफरेंस पता है आप? देखो, मोरल क्या होते हैं, वो पर्सनल होते हैं, पर्सनल, और ये सोशल होते हैं या प्रोफेशनल, आप इनको बोल सकते हैं। ये भी सोशल होते हैं लेकिन ये कम्युनिटी के सेंस में, और ये कम्युनिटी के सेंस में भी सोशल होते हैं, ये भी सोशल होते हैं। जैसे आप, हर धर्म की मोरालिटी अलग होती है। जैसे कहीं जो है कहीं कहीं किसी धर्म में अलाउड है बुआ की लड़की से, किसी कल्चर में अलाउड है कि आप मामा की लड़की से शादी कर सकते हैं, बस आप अपनी ब्लड लाइन को छोड़ करके, मतलब अपने तो जो क्या बोलेंगे, जो एकदम नज़दीक वाले हैं उनको छोड़ करके आप मामा की लड़की से, बुआ की लड़की से शादी कर सकते हैं। होता है ना, पता होगा आपको। तो वहाँ के मोरल जो है वो है, आप डिसाइड करके कि आपकी रिलीजियस मोरालिटी क्या है। प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ क्या होती है, सही गलत का फैसला, राइट और रॉन्ग, वो मोरालिटी में भी चीज़ आती है। अब सर कहेंगे, सर ये जो है आप ये क्यों लेक्चर जो है लेने लग गए एथिक्स, एथिक्स का लेक्चर, बस दिमाग में आया तो मैंने कहा चलो बता देते हैं, ज़रूरी है जानना। मोरल्स दैट गवर्न्स वन बिहेवियर। अब क्या एक ही तो है यहाँ पे, ना मोरल दिया है, वैल्यूज़ सिस्टम कोई दिया है, एथिक्स, एथिक्स ही होगा। इंट्यूशन का क्या मतलब होता है? एथिक्स का आंसर यहाँ सही है। इंट्यूशन का क्या मतलब होता है कि कोई अंतर ज्ञान, आप कह सकते हैं, अंतर ज्ञान, अंतर ज्ञान, अंतर ज्ञान, अंतर ज्ञान मतलब कि आपके कि कोई चीज़ होने से पहले ही आपको पता चल जाती है, तो कहेंगे अरे आपका जो इंट्यूशन है वो तो बड़ा बढ़िया है। कभी कभी एग्जाम में भी होता है ना, आप जय माता दी कह के लगाते हैं और सही हो जाता है। आपकी गट फीलिंग होती है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गट फीलिंग, गट फीलिंग, है ना। गट फीलिंग जो है, साइकोलॉजी पता है, एटीट्यूड, फिर से अब साइकोलॉजी का लेक्चर शुरू हो जाएगा, इसको नहीं बताते हैं। एटीट्यूड का मतलब वो एटीट्यूड नहीं होता जो अक्सर आप लोग यूज़ करते हैं कि यार आप बड़े ही एटीट्यूड में रहती है, मना न करनी। तो जो एटीट्यूड जो है आपका, एटीट्यूड ये जो है, ये कई तरह का होता है, मतलब ये साइकोलॉजी में इसको डिफाइन किया जाता है अच्छे से, कि कई तरह का एटीट्यूड होता है, वो बिहेवियरल होता है, मोरल होता है। इसका बेसिक मतलब होता है कि वंस ओन पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग, लाइकिंग और डिसलाइकिंग, ठीक है। वंस ओन पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग, बाकी अब साइकोलॉजी में नहीं जाते। सी requested on paying the bill at the restaurant, suggested offered on paying, क्या हो सकता है? उसने रिक्वेस्ट करी पेइंग ऑन, रिक्वेस्ट ऑन का क्या मतलब होता है? बिल्कुल कुछ भी नहीं, इसको हटा दीजिए। ऑफर्ड ऑन ये भी नहीं यूज़ है, सजेस्टेड ऑन मे भी हो सकता है आपके दिमाग में सजेस्टेड के साथ यूज़, इंसिस्ट मान लिया आपको नहीं पता है तो आप कहेंगे अरे नहीं सजेस्टेड के साथ यूज़ हो सकता है, तो सजेस्टेड के साथ आप लगाएंगे तो हो सकता है आप भावनाओं में बह जाएं और आप समझ ना पाए कि यहाँ क्या कहना चाह रहा है। जब ऑन यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो इंसिस्ट ही आएगा, तो ये इंसिस्ट, इंसिस्ट जो है वो, इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब, इंसिस्ट ऑन मतलब इंसिस्ट के साथ ऑन ही यूज़ होता है, मतलब उसने क्या कहा,
मुझे बिल करना है, मतलब ज़बरदस्ती करिए एक तरह से, नहीं मैं ही बिल पे करूँगी, मैं ही बिल के पे करूँगी। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। सरस्वती कॉलेज हैज़ मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री, एज द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री। अब इसमें क्या कोई मिस्टेक हो सकती है? सरस्वती कॉलेज, कॉलेज हैज़ मेंटेन्ड सरस्वती कॉलेज एक है, ये सही हो गया, मतलब ये गलत नहीं है, इसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं। इट्स रेपुटेशन एज, इट्स सरस्वती कॉलेज इनएनिमेट है, इट्स है रेपुटेशन एज, ठीक है ये भी, मतलब ये भी गलत है। इन द कंट्री, कोई गलती हो सकती इन द कंट्री में? बिल्कुल नहीं, मतलब सही है तो गलत है मतलब। और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, अब एक ही बचा तो यही सही होगा। अब क्या गलती है मैं बता देता हूँ। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, मतलब जितने भी कॉलेज हैं, और हैं मतलब प्लूरल में है, तो प्लूरल जब में है तो इस तरह यूज है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री, यही गलती है। लेकिन आपने ऑप्शन से एलिमिनेट करके पहले ही पता लगा लिया और आप स्मार्ट निकले, लिए आगे बढ़। यू हैव रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब जब डॉक्यूमेंट एंड हो गया है तो हम लोग भी अपनी क्लास एंड करते हैं। और और क्या बताएं, मुझे लगता है कि मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप लोग समझ पा रहे हो, और इसकी ग्रेविटी को, सिचुएशन की ग्रेविटी को समझते हुए आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि इस तरह से तैयारी करना, स्मार्ट तरीके से तैयारी करना कितना ज़रूरी है आज के कंपटीशन के दौर में। कंपटीशन के दौर में आप स्मार्ट तरीके से तैयारी करेंगे तभी आप सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत अभी है, भीड़ बहुत है, और लड़के बहुत हैं, लड़कियां बहुत हैं। चलिए एक और चीज़, आप यानी थोड़ी पढ़ाई से हट के बात करते हैं। मैं थोड़ा वेमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक बुक पढ़ रहा था, फेमिनिज्म, ये सब चीज़ें। इसमें क्या है कि पता चला कि ये जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, जो पूंजीवादी सिस्टम है, ये कैसे जो है इसने एक लेबर फोर्स में, मैं बिल्कुल वेमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, होना चाहिए वेमेन एम्पावरमेंट, तो उनके ऊपर अत्याचार है ये सब रुकने चाहिए, जो भी है। तो कैपिटलिस्टिक सिस्टम ने विमेन जो है लेबर फोर्स को बढ़ा दिया आगे, मतलब विमेन को एक तरह से सोशल लेबर के तौर पे, मतलब कंपनियों में आ गई, और मतलब जो जॉब्स थी वो ऑक्यूपाई करने लगी। तो जब आप लेबर फोर्स को डबल कर देंगे, लेबर फोर्स को डबल कर देंगे, तो आपकी जॉब्स जो है वो कम हो जाएंगी ना, मतलब जगह ज़्यादा हो गई, क्योंकि क्रिएशन तो उतनी ही थी ना, और महिलाएं भी पहले भी कंज्यूमर थी, कंज्यूमर ज़्यादा होंगे तब जॉब्स उस रेशियो में बढ़ेंगी, लेकिन काम करने वाले ज़्यादा हो गए, जस्ट डबल हो गए, मतलब 50% तो पहले घर में थे। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि, मैं बिल्कुल ये चीज़ नहीं कह रहा कि महिलाओं को घर पे बैठना चाहिए, बिल्कुल लड़कियां तैयारी करती हैं, अच्छे से तैयारी करती हैं, और उनको भी जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन एक बस कॉन्सेप्ट के तौर पे कि ऐसा क्यों हो रहा है, बेरोज़गारी क्यों है, उसका एक कारण ये भी है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी बहन को कहें आप तैयारी मत करो, इससे बेरोज़गारी घट जाएगी, वो तरीका नहीं है, और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के तौर पे तो बेरोज़गारी बढ़ने का ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हम जो है, हालांकि इससे इकॉनमी भी इम्प्रूव होती है, ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट होता है तो सोशल जो विमेन का स्टेटस जहाँ पे बेहतर होता है वो सोसाइटी भी प्रोग्रेसिव होती है, और इकोनॉमिकली वो थोड़ा साउंड होती है, थोड़ा सा अच्छी होती है, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, जैसे फिनलैंड, स्वीडन, ये सब काफ़ी ऊपर रहते हैं हर चीज़ के तरीके के डेवलपमेंट में, इकोनॉमिकली भी और भी चीज़ों की तरह। तो ये कोई नहीं, चलिए चलते हैं, नमस्कार।